नमस्कार दोस्तों। आज जीएस स्पेशल सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ परिसीमन आयोग के बारे में, यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन। हम जैसे कि हर बार हफ्ते में वीडियोस लाते हैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक्स पे, उसी सीरीज में आज मैं लाया हूँ आपके लिए डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था कि आखिर ये डीलिमिटेशन कमीशन, ये परिसीमन आयोग होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो बेसिकली अगर हम शुरुआत करें कि जानने की पहले कि डीलिमिटेशन होता क्या है, तो डीलिमिटेशन आपका यानी परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का तय करना। अर्थात डीलिमिटेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन का रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो पाए और हम ताकि एक तरह बराबर रूप से उस जगह को रिप्रेजेंट कर पाएं, जितना इंपॉर्टेंस बाकी जगहों को दे रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस पर्टिकुलर रीजन को दे पाएं। इस वजह से हम लगातार टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन करते रहते हैं और उसके हिसाब से देखते रहते हैं कि कैसे हमको चीज़ों को मैनेज करना है। एक मोटो और भी होता है जो मेन होता है डीलिमिटेशन के लिए, वो होता है कि वन वोट फॉर ऑल एंड वन वोट वन वैल्यू। बेसिकली जब डीलिमिटेशन करते हैं तो हम निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करते हैं, जिसकी वजह से हमें यह पता चल पाता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र का ये पर्टिकुलर नागरिक है और यहाँ पर ये वोट करेगा और इसका रिप्रेजेंटेशन हमारी संविधान सभा में, हमारी विधानसभा में, हमारे लोकसभा में होगा। अगर हम बात करें कि व्हाट इज लिमिटेशन और हाउ लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन कैसे किया जाता है, तो परिसीमन करने का जो आदेश है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल 82 में दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट होगा वो इनैक्ट करेगा एक डीलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंसस के बाद, यानी कि हर एक सेंसस जो हम देखते हैं कि हर 10 साल पे सेंसस होता है, उस सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि जो पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हम सीट्स का चेंज करें और जो बाउंड्रीज होती हैं उनको रीड्रॉ करें। अगर हम स्टेट्स की बात करें, राज्यों के रूप में बात करें, तो आर्टिकल 170 में कहता है कि 170 में स्टेट्स को भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी डिवाइड करेंगे डीलिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत और कोशिश करेंगे कि स्टेट्स को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, बराबर का रिप्रेजेंटेशन हर एक क्षेत्र में मिल पाए। अगर हम बात करें डीलिमिटेशन कमीशन की, तो अब तक ये 4 बार बनाया जा चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। अर्थात यानी आपके पहले 30 साल तक ये लगातार बनता रहा। उसके बाद 1976 में इस पर रोक लगा दी गई कुछ सालों के लिए। फिर दोबारा जब 2002 में बना तब 2026 तक के लिए फिर से इस पर रोक लगा दी गई कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ा सकते। यानी डीलिमिटेशन में भी 2 तरीके से कर दिया गया, इंट्रा बाउंड्री अलाइनमेंट और इंटर बाउंड्री अलाइनमेंट। तो इंट्रा बाउंड्री अलाइनमेंट को तो रेगुलेट किया गया अभी तक, बाकी इंटर बाउंड्री अलाइनमेंट को 2026 तक के लिए रोक दिया गया था बाकी सब चीजों के लिए। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 35A आर्टिकल 35A हटाया गया, 35A हटाया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी था कि हम फिर से एक परिसीमन आयोग बनाकर वहां के संविधान क्षेत्रों को निर्धारित करें, वहां के हम निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को निर्धारित करें और हम लोगों को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दें। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की कमीशन में कि कौन कौन होता है, तो ये परिसीमन आयोग बनाया जाता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा और इसमें जो लोग होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकते हैं, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अगर ये लोकसभा का है तो नॉर्मली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और भी अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। लेकिन अगर ये किसी राज्य के लिए है तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे, यानी कि जो भी अपना चुनाव आयुक्त चुनना चाहते हैं अपने हिसाब से, जिस भी स्टेट के लिए हमें परिसीमन करना होगा उस हिसाब से हम इनको लगातार समय समय पर करते रहते हैं। तो अगर कंपोजिशन से क्वेश्चन कभी आता है आपको तो आप बता सकते हैं कि इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे, उनकी गैर मौजूदगी में अपॉइंटेड एनी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी वहां पर मौजूद होंगे जो भी संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो अभी जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट आई उसमें क्या चीजें इंक्लूड की गई और उस पर बवाल क्या है, उस पर समस्या क्या है। तो समस्या है, आप इस चीज को समझेंगे कि आखिर उसमें किया क्या गया तो समस्या अपने आप निकल कर आ जाएगी। हाल ही में जब कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने अपनी रिपोर्ट को दिया तो उन्होंने 7 असेंबली सीट्स को पहली बात तो बढ़ा दिया, जिसमें 6 जम्मू कश्मीर में जो कि अब 43 सीट हो गई और 1 कश्मीर में उसको बढ़ा दिया गया। आपको पता होगा दो किए गए हैं, तो 7 असेंबली सीट्स को बढ़ा दिया गया है जम्मू क्षेत्र में, यानी अब टोटल 43 सीट हो गई हैं और कश्मीर क्षेत्र में 1 सीट को बढ़ाकर टोटल 47 सीटों को कर दिया गया है। यानी कि
कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अब 90 असेंबली सीट्स हमारी होंगी। जम्मू कश्मीर यूटी रीजन में लगभग 90 सीट्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ कमीशन ने यह भी बोला है कि एटलीस्ट 2 मेंबर जो होंगे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स यानी कि जो कश्मीरी हिंदूज थे उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। तो समस्या यहीं पर आती है कि जब यहाँ पर कश्मीरी हिंदूज के लिए रिजर्वेशन की बात की गई तो वहाँ के विपक्ष ने काफ़ी विरोध किया है इस बात का कि ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में धार्मिक भावना को भड़काएगा, और इस चीज़ का विरोध वो अभी भी कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोविजंस करने की बात कही गई है, और माइनॉरिटीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि माइनॉरिटी इज अ स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं। माइनॉरिटीज़ की कोई डिफिनेशन नहीं होती कि वो यूनिवर्सल हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान यहाँ पर माइनॉरिटी में हो बट दूसरी जगह मेजॉरिटी में हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए परिसीमन आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि इस पर काफ़ी बवाल चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। साथ ही साथ इस वीडियो की टेलीग्राम PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसको लेना ना भूलिएगा। इसके नोट्स को पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा कुछ किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक नमस्कार।